हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम सिलेक्शन में सुनील एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। अपनी बायोलॉजी की लाइव टेस्ट सीरीज चल रही थी और उसमें लगभग हमने 12 से 13 क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर लिए थे या 12 से 13 टेस्ट ले लिए थे। आज अपनी नेक्स्ट क्लास है। प्लीज़ एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिए और इसको शेयर कर दीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक ये क्लास पहुँच सके। फिर शुरू करते हैं आज का हमारा रोमांचक सफ़र। बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके लिए लेके आया हूँ ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा अपनी तैयारी को मजबूत कर सकें। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की तरफ यहाँ पर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट यहाँ पर पूछा गया है, सभी अचेतन गतिविधियों को नियंत्रित करता है। ऑप्शन नंबर ए है मेड्यूला ऑब्लांगेटा, बी है आपका प्रमस्तिष्क और मेड्यूला, सी है आपका अनुमस्तिष्क और मेड्यूला, डी है आपका प्रमस्तिष्क और अनुमस्तिष्क। जवाब देना है सभी अचेतन गतिविधियों को नियंत्रित करता है। मेड्यूला ऑब्लांगेटा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी है आपका प्रमस्तिष्क और प्रमस्तिष्क और मेड्यूला, सी है अनुमस्तिष्क और मेड्यूला और डी है प्रमस्तिष्क और अनुमस्तिष्क। बिल्कुल बेटा, एक बार इसको जल्दी से शेयर कर दीजिए। अभी तक बच्चे नहीं पहुंचे हैं, एक बार इसको शेयर कर दीजिए। यहाँ पर अपन राइट आंसर की बात करते हैं। सभी जितनी भी अचेतन गतिविधियाँ होती हैं उन अचेतन गतिविधियों को नियंत्रित करने का कार्य मेड्यूला ऑब्लांगेटा के द्वारा किया जाता है। जिन बच्चों ने ए जवाब दिया है, बिल्कुल बेटा सबका सही जवाब है ए, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा यहाँ पर पूछा गया है, जीवन का भौतिक आधार किसे माना गया है। क्वेश्चन थोड़ा इजी लग सकता है लेकिन इंपॉर्टेंट है। ए है आपका जीवद्रव को, बी है आपका केंद्रक द्रव को, सी है अंतः द्रव को और डी है उपरोक्त सभी। जीवन का भौतिक आधार है ना, कमेंट करके बताना है जीवन का भौतिक आधार जो इनमें से है। ऑप्शन नंबर ए, बी, सी, डी, इनमें से जो जीवन का भौतिक आधार है वो कहाँ पर पाया जाता है, ये भी आपको कमेंट करके बताना है। बिल्कुल, यहाँ पर अपन राइट आंसर की बात करते हैं। कुछ बच्चे यहाँ पर जवाब देते हैं ऑप्शन नंबर ए, कुछ बच्चों ने बी जवाब दिया है। राइट आंसर हो जाएगा ए, है ना, जीवद्रव जीवन का भौतिक आधार है। ठीक है, ये किसने कहा था ये भी आपको कमेंट करके बताना है। साथ में अपन बात करते हैं जीवद्रव की, तो जो जीवद्रव है वो कहाँ पर पाया जाता है, वो कोशिका के अंदर पाया जाता है। ठीक है, आगे हम बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरे की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर तीसरा यहाँ पर दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा अणु नियमित रूप से केंद्रक से कोशिका द्रव की ओर गति करता है। प्रश्न को ध्यान से समझ लीजिए। प्रश्न पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा अणु नियमित रूप से केंद्रक से कोशिका द्रव की ओर गति करता है। ए है आपका ग्लाइकोजन, बी है आपका आरएनए, सी है आपका डीएनए और डी है कोलेस्ट्रॉल। कमेंट करके बताना है बेटा इसका आंसर क्या होगा। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी और ऑप्शन नंबर डी। कमेंट करके बताना है इसका आंसर क्या होगा। बिल्कुल, यहाँ पर अगर अपन राइट आंसर की बात करते हैं तो बच्चे यहाँ पर इसका जवाब देते हैं आरएनए, यानी कि राइबोस न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, यहाँ पर राइट आंसर की बात करते हैं। जिन बच्चों ने यहाँ पर बी जवाब दिया है, बिल्कुल सबका सही जवाब है आरएनए, इसका राइट आंसर हो जाएगा। आरएनए क्या होता है, एकल सर्पिलाकार होता है और इसमें थायमिन के स्थान पर यूरेसिल पाया जाता है। और यहाँ पर ये बात करें तो ये एक नॉन जेनेटिक मटीरियल होता है और जेनेटिक मटीरियल की बात करें तो जेनेटिक मटीरियल आपके क्या हो जाएगा, डीएनए हो जाएगा। ठीक है, डीएनए के डबल हेलिक्स मॉडल के बारे में बात करते हैं। ये आपको इंपॉर्टेंट है, पूछ सकता है। वॉटसन और क्रिक नामक जो वैज्ञानिक थे उन्होंने क्या किया था, डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल जो है उसको प्रस्तुत किया था। ठीक है, जिसके लिए उनको नोबेल पुरस्कार भी दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पर पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा कोशिका को यांत्रिक सहारा देता है। जवाब देना है निम्न में से कौन सा कोशिका को यांत्रिक सहारा देने वाला कोशिकांग है। ऑप्शन नंबर ए है आपका सीलिया, बी है आपका लाइसोसोम, सी है आपका ईआर और डी है गोल्जिकाय। जवाब देना है बेटा कौन सा कोशिकांग कोशिका को यांत्रिक सहारा देने का कार्य करता है, ए, बी, सी या डी। यहाँ पर अपन राइट आंसर की बात करते हैं, कोशिका को यांत्रिक सहारा देने का कार्य। बिल्कुल, जिन बच्चों ने यहाँ पर इसका जवाब दिया है ऑप्शन नंबर डी, बिल्कुल सबका सही जवाब। जिन बच्चों ने यहाँ पर जवाब दिया ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल सबका सही जवाब है। ईआर की बात करता हूँ तो इसे अंतः प्रद्रवी जालिका के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, ये दो प्रकार की होती है। एक होती है आपकी SER यानी कि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एक होती है रफ ER यानी कि RER रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। स्मूथ क्यों होती है, क्योंकि इस पर क्या पाए जाते हैं, इस पर आपके राइबोसोम पाए जाते हैं और राइबोसोम जो होते हैं वो चिकने होते हैं क्योंकि उनमें प्रोटीन संश्लेषण होता है। ठीक है, तो ये आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पर पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकांग झिल्ली युक्त नहीं है ना, कौन सा कोशिकांग झिल्ली युक्त नहीं है। ऑप्शन नंबर ए है आपका सूत्रकणिका, जिसको अपन माइटोकॉन्ड्रिया के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, आगे बात करते हैं। दूसरा यहाँ पर दिया गया है लाइसोसोम, सी है आपका स्पेरोसोम और डी है राइबोसोम। जवाब देना है कौन सा कोशिकांग मेम्ब्रेन से कवर नहीं है।
बिल्कुल यहाँ पर अपन राइट आंसर की बात करते हैं। जो बच्चे यहाँ पर इसका जवाब देते हैं, जिन बच्चों ने यहाँ पर इसका जवाब दिया है ऑप्शन नंबर राइबोसोम, बिल्कुल सबका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। राइबोसोम की बात करते हैं तो राइबोसोम जो है उसको अपन पेलेडे पार्टिकल के नाम से या पेलेडे कण के नाम से भी जानते हैं। प्रोटीन निर्माण फैक्ट्री के नाम से इसे जाना जाता है, और प्रोटीन निर्माण की फैक्ट्री अगर आपसे पूछता है तो राइबोसोम। ठीक है, आगे बात समझ में। 2 प्रकार के होते हैं 70S और 80S, उसकी कहानी कभी और सुनाएंगे आपको। ठीक है, चलिए हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6 दिया गया है, आरएनए व डीएनए में सूचना स्थानांतरित की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। आरएनए और डीएनए की बात करते हैं तो आरएनए और डीएनए जो है उनके अंदर जो सूचना का स्थानांतरण होता है वो प्रक्रिया क्या कहलाती है। ए है आपका प्रतिकृतिकरण, बी है अनुलेखन, सी है रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन और डी है आपका यहाँ पर अनुवादन। जवाब देना है बेटा, आरएनए से डीएनए में सूचना का स्थानांतरण की प्रक्रिया क्या कहलाती है। बिल्कुल यहाँ पर अपन राइट आंसर की बात करते हैं। आरएनए और डीएनए के बीच में सूचनाओं का आदान प्रदान जो है वो रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन कहलाता है। जिन बच्चों ने सी जवाब दिया है, बिल्कुल बेटा सभी का सही जवाब है। एक बार इसको शेयर कर दीजिए, और जो बच्चे नए जुड़े हैं और जिनको व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन होना है, ये यहाँ पर मैं नंबर लिख दे रहा हूँ। इस नंबर पर आपको क्या करना है, इस नंबर पर आपको मैसेज करना है, या अगर आप चाहो तो लिंक नीचे लाइव चैट बॉक्स में दिया गया है, वहाँ जाके आप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, तो हम आगे बात करते हैं। इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले सकते हो। यहाँ पर राइट आंसर की बात करते हैं, डीएनए से आरएनए में सूचना का स्थानांतरण की प्रक्रिया की बात करें तो रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला यहाँ पर दिया है क्वेश्चन नंबर 7, जिसमें पूछा गया है एक्स्ट्रा न्यूक्लियर डीएनए में पाया जाता है। एक्स्ट्रा न्यूक्लियर डीएनए में पाया जाता है। ए है हरित लवक, बी है माइटोकॉन्ड्रिया, सी है 1 और 2 दोनों, और ऑप्शन नंबर डी है प्लाज्मा झिल्ली। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं। यहाँ पर दिया गया है एक्स्ट्रा न्यूक्लियर डीएनए में पाया जाता है। ए है आपका हरित लवक, बी है माइटोकॉन्ड्रिया, सी है 1 और 2 दोनों, और ऑप्शन नंबर डी है प्लाज्मा झिल्ली। जवाब देना है बेटा, इसका आंसर क्या होगा। चलिए यहाँ पर अपन राइट आंसर की बात करते हैं। जिन बच्चों ने यहाँ पर जवाब दिया है हरित लवक और ऑप्शन नंबर बी माइटोकॉन्ड्रिया दोनों, बिल्कुल इसका राइट आंसर हो जाएगा। एक्स्ट्रा न्यूक्लियर डीएनए जो होते हैं उनके अंदर क्या होता है, उनके अंदर हरित लवक और माइटोकॉन्ड्रिया दोनों ही उपस्थित होते हैं। ठीक है, दोनों ही उसके अंदर पाए जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 यहाँ पर दिया गया है, सूक्ष्म नलिकाएँ बनी होती हैं। सूक्ष्म नलिकाएँ किसकी बनी होती हैं, कमेंट करके जवाब देना है बेटा। इसका आंसर क्या होगा। ऑप्शन नंबर ए है मायोसिन प्रोटीन, बी है ट्यूबुलिन प्रोटीन, सी है ग्लोब्यूलिन प्रोटीन और डी है एक्टिव प्रोटीन। कमेंट करके बताना है इसका आंसर क्या होगा। ऑप्शन नंबर ए, बी, सी या डी, कमेंट करके बताना है बेटा इसका आंसर क्या होगा। चलिए बेटा इसको शेयर कर दीजिए एक बार, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे जुड़ सकें, है ना। यहाँ पर अपन राइट आंसर की बात करते हैं। जो बच्चे यहाँ पर इसका राइट आंसर देते हैं ऑप्शन नंबर ट्यूबुलिन प्रोटीन, बेटा ट्यूबुलिन नहीं, ट्यूबुलिन प्रोटीन जिन बच्चों ने जवाब दिया है ऑप्शन नंबर बी वाला, सबका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, ट्यूबुलिन प्रोटीन जो है वो सूक्ष्म नलिकाएँ या वेसल्स बनी होती है। ठीक है, माइक्रो ट्यूबुल्स जो होती है वो बनी होती है, माइक्रो ट्यूबुल्स। अगला यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 9 दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकांग ऑक्सीजन छोड़ता है। ए है राइबोसोम, बी है गोल्जी काई, सी है सूत्रकणिका और डी है हरित लवक। कमेंट करके बताना है कौन सा कोशिकांग यहाँ पर पूछा गया है, कौन सा कोशिकांग सूक्ष्म कोशिकांग जो है वो ऑक्सीजन को छोड़ता है। कमेंट करके बताना है बेटा इसका आंसर क्या होगा। ऑप्शन नंबर ए, बी, सी या डी। चलिए यहाँ पर राइट आंसर की बात करते हैं। जो बच्चे यहाँ पर इसका जवाब देते हैं ऑप्शन नंबर, जिन बच्चों ने यहाँ पर ऑप्शन नंबर जवाब दिया है ऑप्शन नंबर सी वाला, यहाँ पर राइट आंसर की बात करते हैं तो हरित लवक इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, जिन बच्चों ने ऑप्शन नंबर डी जवाब दिया है हरित लवक, ठीक है, क्लोरोफिल है ना, क्लोरोफिल इसका राइट आंसर हो जाएगा। और क्लोरोफिल के लिए आवश्यक तत्व जो है वो आपसे पूछ सकता है क्या होता है, मैग्नीशियम। Mg जो है वो क्लोरोफिल के लिए आवश्यक तत्व होता है। इसके अंदर ग्रेनम और स्टोमा नामक जो संरचना है वो पाई जाती है। ठीक है, ग्रेनम मुख्य रूप से, ग्रेनम ध्यान रखना है, ग्रेनम संरचना पाई जाती है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या यहाँ पर 10 दी गई है। केंद्रिका मुख्य रूप से किसकी बनी होती है। केंद्रिका को अपन न्यूक्लियोलस के नाम से जानते हैं। ऑप्शन नंबर ए है आरएनए और प्रोटीन, बी है गुणसूत्र, सी है आपका डीएनए और आरएनए, और ऑप्शन नंबर डी है आपका क्रोमेटिन। जवाब देना है बेटा इसका आंसर क्या होगा, केंद्रिका या न्यूक्लियोलस। केंद्रिका या न्यूक्लियोलस किसकी बनी होती है, कमेंट करके बताना है बेटा इसका आंसर क्या होगा। ऑप्शन नंबर ए, बी, सी या डी। चलिए यहाँ पर अपन राइट आंसर की बात करते हैं। जिन बच्चों ने यहाँ पर इसका जवाब दिया है ऑप्शन नंबर ए, यहाँ पर राइट आंसर की बात करते हैं तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए, जिन बच्चों ने जवाब दिया है आरएनए और प्रोटीन, बिल्कुल सबका सही जवाब हो जाएगा। आरएनए और प्रोटीन की जो केंद्रिका है वो मुख्य रूप से आरएनए और प्रोटीन की बनी होती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला यहाँ पर दिया गया है
प्रश्न संख्या 11, इनमें से कौन सा विटामिन सब्जियों से प्राप्त नहीं होता है। ध्यान देना है, विटामिन से संबंधित प्रश्न पूछा जा सकता है। ए है आपका विटामिन ए, बी है विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी। इनमें से कौन सा विटामिन सब्जियों से प्राप्त नहीं होता है। कमेंट करके बताना है कौन सा विटामिन सब्जियों से प्राप्त नहीं होता है। बिल्कुल, यहाँ पर कुछ बच्चे ए, कुछ बच्चे बी और कुछ बच्चे सी जवाब देते हैं। अगर यहाँ पर राइट आंसर की बात करें बेटा, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। बिल्कुल, विटामिन की बात करें तो राइट आंसर हो जाएगा। जिन बच्चों ने डी जवाब दिया है बिल्कुल सबका सही जवाब है। डी की बात करें तो ये सूर्य की रोशनी की उपस्थिति में हमारे शरीर में बनता है। ठीक है, ये आप लोगों को ध्यान, बहुत सारे कहते हैं कि सूर्य की धूप से मिलता है, लेकिन सूर्य की उपस्थिति में हमारे शरीर के अंदर बनता है, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। इसके अलावा अगर अपन बात करें तो और क्या हो सकता है, इससे कौन सा रोग होता है, इससे रिकेट्स रोग होता है। रिकेट्स की बात करें तो इससे हड्डियां कमज़ोर हो जाती हैं, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। ठीक है, इसके अलावा विटामिन ए, बी, सी ध्यान रखना है। विटामिन सी से आपके स्क्रबी होता है, विटामिन बी से आपके बेरी होता है, विटामिन ए से आपके रतौंधी होता है। ठीक है, बेसिक से क्वेश्चन है। अगला यहाँ पर बात करते हैं, दिया गया है कि निम्न में से कौन सी एक ग्रंथि नहीं है। जवाब देना है निम्न में से कौन सी एक ग्रंथि नहीं है। इसका जवाब देना है ए है आमाशय, बी है यकृत, सी है अग्नाशय और डी है थायराइड। जवाब देना है इनमें से कौन सी एक ग्रंथि नहीं है, कौन सी ग्लैंड नहीं है, ए, बी, सी या डी। कमेंट करके बताना है बेटा इसका आंसर क्या होगा, ए, बी, सी या डी। बच्चे काफ़ी थोड़ी संख्या कम है बच्चों की, बेटा शेयर करो लगातार, मैं आप लोगों से कहता हूँ इसको शेयर करिए। यहाँ पर बात करते हैं बच्चे, इसका जवाब देते हैं यकृत, ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पर बात करते हैं, बिल्कुल जो यकृत है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। यकृत जो है वो ग्लैंड नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, आमाशय, अग्नाशय, थायराइड ये सभी ग्रंथियाँ हैं। अगला दिया गया है कि रेड डाटा बुक, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। रेड डाटा बुक का प्रबंधन किस संगठन के द्वारा किया जाता है। ये प्रश्न आपके रिपीट हो गया है, एक बार मैं पहले सॉल्व करवा चुका हूँ, लेकिन ये आपके एग्जाम में भी 2-3 बार रिपीट हुआ है, इसलिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ए है आपका IUPN, बी है IUCN, सी है WHO यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन और डी है WMO यानी कि वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट। यहाँ पर जवाब देना है, इसका आंसर क्या होगा, रेड डाटा बुक। यानी कि ऐसे जातियाँ या ऐसी प्रजातियाँ जो विलुप्त हो जाती हैं उनको इसके अंदर, उनके नाम को इसके अंदर दर्ज किया जाता है। एक होती है आपकी गिनीज बुक जो वर्ल्ड रिकॉर्ड के लिए होती है, एक होती है लिम्का बुक जो भी वर्ल्ड रिकॉर्ड के लिए होती है, लेकिन उसका स्तर बड़ा नहीं होता है, उसका स्तर छोटा होता है। यहाँ पर बात करते हैं रेड डाटा बुक की, तो इंटरनेशनल यूनियन कंजर्वेशन ऑफ नेचर, ठीक है, ये ध्यान रखना है, IUCN इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, जो क्या है, रेड डाटा बुक या लाल आंकड़ों की पुस्तक, ध्यान रखना है, लाल आंकड़ों की पुस्तक भी इसको कहते हैं, क्योंकि हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हो तो ध्यान रखना है ना। अगला प्रश्न देखिए क्या है, नेक्स्ट यहाँ पर दिया गया है प्रश्न संख्या 14, सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली प्रोटीन कौन सी होगी। ए है कैटेलेज, बी है ट्रांसफरेज, सी है रूबिस्को और डी है एमाइलेज। सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली प्रोटीन का जवाब देना है बेटा, सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली प्रोटीन कौन सी होगी, ए, बी, सी या डी। सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली प्रोटीन, बिल्कुल यहाँ पर हम बात करते हैं राइट आंसर की। बिल्कुल यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा बेटा, जिन बच्चों ने इसका जवाब दिया है रोबिस्को, RUBP, बिल्कुल सबका सही जवाब है, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली प्रोटीन है, ठीक है, सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली प्रोटीन हो जाएगी। नेक्स्ट हम बात करते हैं, अगला प्रश्न देखिए क्या है। अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है मानव शरीर, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। मानव शरीर में सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली प्रोटीन कौन सी है, ये आप लोगों को जवाब देना है। प्रोटीन से कितनी ऊर्जा प्राप्त होती है, ये भी आप लोगों को बताना है। ऑप्शन नंबर ए है कोलेजन, बी है एक्टिन, सी है मायोसिन और डी है एल्ब्यूमिन। जवाब देना है, मानव शरीर में सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली प्रोटीन कौन सी होगी बेटा, ए, बी, सी या डी। कमेंट करके बताना है इसका आंसर क्या होगा। बिल्कुल यहाँ पर बात करते हैं अपन मानव शरीर में सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली प्रोटीन की। बच्चों ने यहाँ पर जवाब दिया ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल सबका सही जवाब है, कोलेजन प्रोटीन सबसे ज़्यादा मात्रा में पाई जाती है, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। अगर यहाँ पर बात करें प्रोटीन से, तो एक ग्राम प्रोटीन से 4 किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है, ठीक है। और कार्बोहाइड्रेट से बात करें तो कार्बोहाइड्रेट से भी 4 किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। वसा के संदर्भ में आप लोगों को ध्यान रखना है, 1 ग्राम वसा से 9.3 किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है, ठीक है। अगला यहाँ पर प्रश्न दिया गया है क्वेश्चन नंबर 16, हेपेटाइटिस बी निम्न में से के द्वारा संचारित होता है, छींक के द्वारा, मादा मच्छर के द्वारा, खांसना या रक्त आदान करना। हेपेटाइटिस बी की बात करते हैं तो हेपेटाइटिस बी निम्न के द्वारा संचारित होता है, निम्न में से किसके द्वारा
संचारित होता है। बिल्कुल, यहाँ पर बात करते हैं हेपेटाइटिस बी क्या है। एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाने वाला रोग है। रक्त को अगर जो रक्त को अपन एक्सचेंज करते हैं स्वस्थ मनुष्य के, अगर जो रक्त होता है वो संक्रमित व्यक्ति का जो रक्त होता है वो स्वस्थ मनुष्य के अगर लगा दिया जाता है या चढ़ा दिया जाता है, जो भी आप समझ रहे हो, ठीक है, तो उससे क्या हो जाता है, हेपेटाइटिस रोग उसको भी हो जाता है। ठीक है, आ रही है बात समझ में, जिसमें क्या होता है, रक्त का थक्का नहीं जमता है। अगला दिया है पेनिसिलिन की खोज किसने की थी। ए है स्टीफन फ्लेमिंग, बी है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, सी है इयान विल्मुट और डी है कैरीमोलिस। कैरीमोलिस के बारे में मैं बता चुका हूँ बेटा, बार बार पूछा जाता है। पीसीआर चेन रिएक्शन दिया था। इयान विल्मुट जो थे उन्होंने डोली भेड़ का इन्वेंशन किया था। इन्वेंशन या अपन कह सकते हैं प्रथम क्लोन भेड़ उन्होंने बनाई थी। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग इसका राइट आंसर हो जाएगा। और अलेक्जेंडर फ्लेमिंग जो है उन्होंने क्या किया था, बिल्कुल उन्होंने ही सबसे पहले कवक के द्वारा, पेनिसिलिन नोटेटम कवक के द्वारा इसको अलग किया था, जो आज हमें बहुत सारी दवाइयों के अंदर इसका इस्तेमाल किया जाता है। और ये लगभग 10 से 12 प्रकार की होती है। ठीक है, अगला यहाँ पर प्रश्न संख्या 18 दी गई है। फंजाई और उच्च पादप, फंजाई और उच्च पादप जड़ों के बीच में सहजीवी संबंध। ए है लाइकेन, बी है माइकोराइजा, सी है जैव उर्वरक और डी है जैव नियंत्रण। जवाब देना है फंजाई और उच्च पादप जड़ों के बीच में सहजीवी संबंध क्या कहलाता है। सहजीवी संबंध का जवाब देना है लाइकेन हो जाएगा, माइकोराइजा, जैव उर्वरक या जैव नियंत्रण। बिल्कुल बच्चे जवाब देते हैं सर फंजाई और उच्च पादप जड़ों के बीच में सहजीवी संबंध लाइकेन कहलाता है। ठीक है, माइकोराइजा जो है फास्फोरस का संश्लेषण करता है, ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है। ठीक है, अगला यहाँ पर दिया है क्वेश्चन नंबर 19, रक्त। अब रक्त के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आएंगे। रक्त एक प्रकार का है, कोशिका है, उत्तक है, अंग है या तरल है ना। रक्त का जवाब देना है रक्त एक प्रकार का क्या है। बिल्कुल सबको पता है रक्त एक प्रकार का क्या है, तरल संयोजी उत्तक है। क्या है, तरल संयोजी उत्तक है, तरल संयोजी उत्तक है। तो जिन बच्चों ने बी जवाब दिया है बिल्कुल सबका सही जवाब हो जाएगा। अगला दिया है क्वेश्चन नंबर 20, यहाँ पर रक्त का पीएच कितना होता है। जवाब देना है रक्त का पीएच। ए है आपका 3.4, बी है 5.4, सी है 7.4 और डी है 7.9। रक्त का पीएच बताना है आप लोगों को। रक्त का पीएच कितना होता है, ए, बी, सी या डी। बिल्कुल रक्त का पीएच, बिल्कुल रक्त की अगर बात करें तो रक्त का पीएच कितना हो जाएगा 7.4, यानी कि हल्का सा क्या होता है, क्षारीय प्रकृति का होता है। ठीक है, क्षारीय प्रकृति का होता है। अगला यहाँ पर दिया गया है कि रक्त का अध्ययन विज्ञान की किस शाखा में किया जाता है। ए है हिस्टोलॉजी, बी है हेमेटोलॉजी, सी है कैरियोलॉजी और डी है साइटोलॉजी। रक्त का अध्ययन है ना, इस प्रकार का प्रश्न भी आपके 1 से 2 प्रश्न इस प्रकार के हमेशा पूछे जाते हैं। तो जवाब देना है रक्त का अध्ययन विज्ञान की किस शाखा में करते हैं। बिल्कुल रक्त के अध्ययन की बात करें तो हीमेटोलॉजी राइट आंसर हो जाएगा। हिस्टोलॉजी की बात करूँ तो उत्तक का अध्ययन जो क्या है वो क्या कहलाएगा, उत्तक का अध्ययन हिस्टोलॉजी कहलाता है। ठीक है, कैरियोलॉजी की बात करूँ तो केंद्रक का अध्ययन हो जाएगा बेटा, ध्यान रखना है। और साइटोलॉजी की बात करूँ तो कोशिका का अध्ययन हो जाएगा। ठीक है, कोशिका का अध्ययन हो जाएगा। अगला दिया है क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 22, मानव शरीर में रक्त का निर्माण होता है हृदय में, अस्थि मज्जा में, यकृत में या मस्तिष्क में। मानव शरीर में रक्त का निर्माण कहाँ पर होता है। जवाब देना है मानव शरीर में रक्त का निर्माण, बिल्कुल सबको पता है मानव शरीर में रक्त का निर्माण अस्थि मज्जा में होता है। और यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो पंपिंग का कार्य कौन करता है, हृदय करता है। ठीक है, अगला यहाँ पर देखिए प्रश्न दिया है क्वेश्चन नंबर 23, एक सामान्य मनुष्य में रक्त की मात्रा उसके शरीर भार के कितने प्रतिशत होती है। ए है 3%, बी है 5%, सी है 7% और डी है 11%। कमेंट करके बताना है इसका आंसर क्या होगा, ए, बी, सी या डी। रक्त यानी कि खून या ब्लड कह लीजिए। ठीक है, यहाँ पर जवाब देना है बेटा, इसका आंसर क्या होगा। बिल्कुल यहाँ पर रक्त की बात करते हैं तो सामान्य मनुष्य में रक्त की लगभग 7% मात्रा पाई जाती है। ठीक है, शरीर भार की 7% दिया है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 24 कि रक्त का शुद्धिकरण रक्त के किस अंग के द्वारा किया जाता है। रक्त का शुद्धिकरण शरीर के किस अंग के द्वारा किया जाता है। ए है फेफड़ा, बी है हृदय, सी है वृक्क और डी है यकृत। रक्त का शुद्धिकरण किस अंग के द्वारा किया जाता है, बताना है बेटा, ए, बी, सी या डी। रक्त के शुद्धिकरण की अगर बात करें तो रक्त का शुद्धिकरण जो है वो किसके द्वारा किया जाता है। जो बच्चे यहाँ पर लिखते हैं रक्त का शुद्धिकरण का राइट आंसर हृदय, बेटा हृदय नहीं, इसका राइट आंसर हो जाएगा वृक्क, है ना, यानी कि जो किडनी होती है वो रक्त का शुद्धिकरण करती है। अगला यहाँ पर दिया है क्वेश्चन नंबर 25, दिया है यहाँ पर रक्त में प्लाज्मा की कितनी मात्रा होती है।
आप लोगों को पता है रक्त जो है उसमें क्या क्या होता है, एक होता है आपका प्लाज्मा और एक होता है आपका कणिकाएँ, ठीक है। यहाँ पर बात करते हैं 45%, 35%, 55% या 85%। तो यहाँ पर रक्त में प्लाज्मा की मात्रा की अगर बात करें तो जो बच्चे लिखते हैं रक्त में प्लाज्मा की मात्रा 55%, बिल्कुल बेटा सभी का सही जवाब हो जाएगा। रक्त के अंदर प्लाज्मा जो है वो लगभग कितने परसेंट होता है, बिल्कुल जिन बच्चों ने लिखा है 55%, बिल्कुल सबका सही जवाब हो जाएगा। इसके अलावा फिर होती है आपकी RBC, फिर होती है आपकी WBC और फिर होती है आपकी प्लेटलेट्स, ठीक है। अगला यहाँ पर दिया है क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 26, प्लाज्मा में सर्वाधिक पाया जाने वाला तत्व ए है प्रोटीन, बी है पानी, सी है ऑक्सीजन और डी है कोई नहीं। प्लाज्मा में सर्वाधिक पाए जाने वाला तत्व कौन सा हो जाएगा, कमेंट करके जवाब देना है बेटा। इसका आंसर क्या हो जाएगा, A, B, C या D। A, B, C या D कमेंट करके बताना है आप लोगों को। बिल्कुल यहाँ पर बात करते हैं अपन, सभी बच्चों ने इसका जवाब दिया है सर पानी पानी हो गई। 26 की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 26 में तो देखते ही क्या हो गया बेटा, पानी पानी हो गया है ना। तो 90% के समथिंग क्या पाया जाता है, पानी पाया जाता है। प्रोटीन भी कभी कभी पूछ लिया जाता है। लगभग 7% के समथिंग क्या पाया जाता है, प्रोटीन पाया जाता है, ठीक है। 7% के समथिंग आपका प्रोटीन पाया जाता है, ठीक है। अगले प्रश्न की बात करते हैं, सभी की तैयारी अच्छी है बेटा। अगला यहाँ पर दिया है क्वेश्चन नंबर 27, प्लाज्मा से जब फाइब्रिनोजन बाहर निकल जाता है तो शेष क्या बचता है, ए है कार्पल्स और बी है सीरम, सी है एक और दो दोनों और ऑप्शन नंबर डी है कोई नहीं, है ना। जवाब देना है प्लाज्मा में से जब फाइब्रिनोजन बाहर निकल जाता है तो शेष कौन सा भाग बचता है, कमेंट करके जवाब देना है A, B, C या D। यहाँ पर राइट आंसर की बात करते हैं, बिल्कुल जिन बच्चों ने इसका जवाब दिया है ऑप्शन नंबर बी वाला, बिल्कुल सबका सही जवाब हो जाएगा बेटा। सबसे बाद में क्या बचता है, सीरम बचता है ना, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, दिया है क्वेश्चन नंबर 28, फाइब्रिनोजन का मुख्य कार्य बताना है। फाइब्रिनोजन का मुख्य कार्य क्या हो जाएगा, ए है रक्त का शुद्धिकरण, रक्त का परिवहन, रक्त का संचालन और रक्त का थक्का जमाना। चलिए आगे बात करते हैं अपन राइट आंसर की। फाइब्रिनोजन की बात करें तो फाइब्रिनोजन जो है मुख्य रूप से किसके लिए जानी जाती है, बिल्कुल बच्चों ने यहाँ पर जवाब दिया है कि सर फाइब्रिनोजन जो है वो मुख्य रूप से किसके लिए जानी जाती है। बिल्कुल बिल्कुल बेटा, तुम सभी लोगों की तैयारी अच्छी है, आपसे पूछ सकता है वो। थक्का जमाना बिल्कुल सही जवाब है, ठीक है। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा इसका रक्त का थक्का जमाना, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 29, रक्त का या RBC का कब्रिस्तान कहलाता है ना। RBC यानी कि रेड ब्लड कार्पल्स। जवाब देना है, ए है अस्थि मज्जा, बी है यकृत, सी है प्लीहा और डी है हृदय। हृदय जिसे अपन दिल के नाम से भी जानते हैं, बहुत सारे इसे हार्ट भी बोलते हैं, ठीक है, हृदय। बिल्कुल यहाँ पर राइट आंसर की बात करते हैं, RBC का कब्रिस्तान क्या कहलाएगा, प्लीहा RBC का कब्रिस्तान कहलाता है। अगला क्वेश्चन नंबर 30 यहाँ पर दिया है, एरिथ्रोसाइट्स किसे कहते हैं, एरिथ्रोसाइट्स किसे कहा जाता है, WBC, RBC, प्लेटलेट्स या प्लाज्मा। एरिथ्रोसाइट्स, एरिथ्रोसाइट्स का जवाब देना है बेटा। बिल्कुल एरिथ्रोसाइट्स की बात करें तो एरिथ्रोसाइट्स जो हैं वो किसे कहते हैं, जिन बच्चों ने यहाँ पर जवाब दिया है कि सर एरिथ्रोसाइट्स दैट मीन RBC, बिल्कुल RBC जो है उसे ही एरिथ्रोसाइट्स और उसी को अपन रक्ताणु के नाम से जानते हैं ना, रक्ताणु के नाम से जानते हैं। अगला यहाँ पर दिया है क्वेश्चन नंबर 31, RBC का जीवन काल। हालांकि बेसिक क्वेश्चन है बेटा, लेकिन बेसिक क्वेश्चन भी बच्चों को कम आते हैं, हालांकि तुम्हारी सभी की तैयारी बहुत अच्छी है। यहाँ पर बात करते हैं RBC का जीवन काल कितना हो जाएगा, बच्चों ने यहाँ पर लिखा है सर 120 दिन होता है। बिल्कुल 120 दिन होता है और 120 दिन के बाद में ये प्लीहा में जाकर क्या हो जाती है, प्लीहा में जाकर नष्ट हो जाती है, इसीलिए इसको RBC का कब्रिस्तान या डेड सेल हाउस भी बोलते हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर 32, किस जीव की RBC में केंद्रक होता है, ऊँट के अंदर, लामा के अंदर, एक और दो दोनों और ऑप्शन नंबर डी है मानव। यहाँ पर ऊँट और लामा की बात करूँ तो ये क्या हो जाएंगे, स्यूडोरोमंथी या स्यूडोरोमिनेंट। स्यूडोरोमिनेंट एनिमल है, ये आप एनिमल साइंस, एनिमल हस्बेंड्री वगैरह में पढ़ते होंगे। बिल्कुल यहाँ पर बात करते हैं RBC में केंद्रक की, तो जो बच्चे जवाब देते हैं ऑप्शन नंबर सी वाला, बिल्कुल सबका सही जवाब है, ठीक है, बिल्कुल सबका सही जवाब हो जाएगा। अगला यहाँ पर प्रश्न दिया गया है क्वेश्चन नंबर 33 कि हीमोग्लोबिन का मुख्य कार्य क्या है। हीमोग्लोबिन का मुख्य कार्य ए है लाल, रक्त को लाल करना, बी है रक्त में ऑक्सीजन का परिवहन करना, सी है रक्त का थक्का जमाना और डी है कोई नहीं। हीमोग्लोबिन का मुख्य कार्य बताना है, क्या होगा बेटा,
ए, बी, सी या डी। हीमोग्लोबिन का मुख्य कार्य, बिल्कुल यहाँ पर हीमोग्लोबिन का मुख्य कार्य हो जाएगा रक्त में ऑक्सीजन का परिवहन करना। रक्त में ऑक्सीजन का परिवहन करना इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला यहाँ पर दिया है क्वेश्चन नंबर 35, हीमोग्लोबिन में कौन सा तत्व पाया जाता है? हीमोग्लोबिन में कौन सा तत्व पाया जाता है? ए है आपका लोहा, बी है बोरोन, सी है सल्फर और डी है कॉपर। जवाब देना है ए, बी, सी या डी। फिर से बता देता हूँ, जो बच्चे बाद में इस क्लास को देख रहे हैं, रोज़ाना ठीक 9 बजे बायोलॉजी की, शाम को 9 बजे बायोलॉजी की और ठीक 5 बजे एग्रीकल्चर के 100 क्वेश्चन 1 घंटे में मैं सोल्व करवाता हूँ। तो उन दोनों का हिस्सा बन सकते हो, दोनों की PDF आप प्राप्त कर सकते हो। PDF के लिए व्हाट्सएप ग्रुप अगर ज्वाइन करना चाहते हो तो जो वीडियो है उसके कमेंट बॉक्स में मैंने और उसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने एक लिंक दिया है, वहाँ पर जाकर आप उसको क्लिक करके व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो। टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हो। अगला यहाँ पर है, इसका राइट आंसर हो जाएगा लोहा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर दिया है क्वेश्चन नंबर 35, थैलीसीमिया रोग का लक्षण। थैलीसीमिया रोग का लक्षण है RBC का अधिक निर्माण, RBC का कम निर्माण, WBC का कम निर्माण या वेप्सा का अधिक निर्माण, है ना। जवाब देना है, ये थोड़ा सा मिसप्रिंट है लेकिन आपको राइट आंसर देना है। इसका आंसर क्या होगा, यहाँ पर दिया है थैलीसीमिया जो होता है, थैलीसीमिया में क्या होता है बेटा, बिल्कुल यहाँ पर राइट आंसर की बात करते हैं, जो RBC है उसका निर्माण या तो कम होता है या बिल्कुल ही नहीं होता है। ठीक है, कम होता है या बिल्कुल ही नहीं होता है।